24वां क्वेश्चन कर रहे हैं हम। क्या है सवाल कि आधुनिक इतिहासवादी राजनीतिक लेखक के संदर्भ में डेविडसन द्वारा वर्णित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। देखिए, संस्थावादी कौन है? तो संस्थावादी हैं चार्ल्स एच मैकेलबेन। ये बिल्कुल ठीक है। अगर बात करें अंतक्रियावादी, अंतक्रियावादी कौन है? एलन है। ये भी कथन हमारा ठीक है। जबकि भौतिकवादी की जब भी बात करते हैं, भौतिकवादी विचारक की, उसमें एक तो आता है डर्निंग का नाम और दूसरा आता है सेबाइन का नाम। तो ये भी कथन ठीक है। और याद रहे, सेबाइन कभी मूल्यवादी नहीं। सेबाइन कौन है? भौतिकवादी। इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा? गलत। तो ये तीनों सही, ये गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? यही। इसका ऑप्शन डी, इसका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत की विभिन्न धाराओं के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत प्राचीन यूनानी संस्कृति में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु के लेखन में उभरा और 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक जारी रहा। बिल्कुल सही बात है। जो शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत था, या कहीं प्राचीन यूनानी संस्कृति में ये उभरा था और सुकरात, प्लेटो, अरस्तु के टाइम में उभरा था और 19वीं सदी तक ये शुरुआत तक ही जारी रहा था। बिल्कुल ठीक बात है। अगला है, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत अपने आप में संस्थागत, संरचनात्मक, वैज्ञानिक, प्रत्यक्षवादी, अनुभवजन्य, व्यवहारिक और मार्क्सवादी जैसे विविध रुझानों को समाहित करता है। बिल्कुल सही बात बोली गई है। ये वाला भी सही है बिल्कुल। मतलब कि जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है वो अपने आप में सबको शामिल करता है, चाहे संरचनात्मक हो, संस्थागत संरचनात्मक हो, वैज्ञानिक हो, प्रत्यक्षवादी हो, अनुभवजन्य हो, व्यवहारिक हो या मार्क्सवादी, जितने भी विविध रुझान है इन सबको शामिल करता है। तो इसका आंसर आ जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 26 क्या पूछा है हमसे कि किसी राजनीति की परिभाषा, किसी राजनीति की परिभाषा संभवतः की कला, द आर्ट्स ऑफ पॉसिबल के रूप में की गई है। ये किसने की है? तो इसका आंसर आ जाएगा बिस्मार्क। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि राजनीतिक शास्त्र इतिहास और एवं राजनीति के बीच स्थित है, अतीत और वर्तमान के बीचों बीच। ये कथन किसका है? तो भाई क्या बोला है, जो हमारा राजनीतिक शास्त्र है वो इतिहास और राजनीति के बीच स्थित है, अतीत और वर्तमान के बीचों बीच स्थित है। तो ये कथन किसका है? तो इसका आंसर आ जाएगा जे ब्राइस का। अगले सवाल पर आते हैं। 28 क्वेश्चन। क्या है सवाल? अर्थशास्त्र का संबंध वस्तुओं से है जबकि राजनीति शास्त्र का लोगों से है। एक का लेना कीमतों से है तो दूसरे का मूल्यों से है। ये कथन किसने कहा था? तो इसका आंसर आ जाएगा आई ब्राउन ने। अगले सवाल पाते हैं। सवाल है हमारा, राजनीतिक विज्ञान सामान्य विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों और शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। ये परिभाषा किसने दी है? तो इसका आंसर आ जाएगा पॉल जेनेट ने। तो पॉल जेनेट ने कहा था कि जो राजनीतिक विज्ञान है वो समाज विज्ञान का ही क्या है, एक अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों का और शासन के सिद्धांतों की विवेचना करता है। चलिए अगले सवाल पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या पूछा है हमसे? शिकागो विचारधारा, जो शिकागो विचारधारा है के अर्थशास्त्रियों में सर्वाधिक प्रमुख कौन कौन है? तो देखिए इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारा मिल्टन। तो मिल्टन फ्राइडमैन थे, वो सबसे प्रमुख विचारक हैं किस पे? शिकागो विचारधारा के। एक बार इसको देख लेते हैं। देखो, एक था शिकागो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये क्या है? तो ये एक नवशास्त्रीय आर्थिक विचारों का एक संकाय है। इसमें दो लोगों का नाम बहुत फेमस है, या कहें प्रमुख विद्वान जो है इसके, वो कौन कौन है? एक तो है मिल्टन फ्रीडमैन और दूसरे हैं जॉर्ज स्टिंगलर। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है कि राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए, राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं? तो इतिहासवाद है, ठीक है, प्रत्यक्षवाद ये भी है, नैतिक सापेक्षतावाद ये भी है और अति तथ्यात्मकवाद ये भी है।
तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा फिर डी, 1 2 3 4। अगले सवाल पे आते हैं। 32वां क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे? हमसे पूछा है कि राजनीतिक विज्ञान का संबंध राज्य और उसके साधन सरकार से है। ये किसने कहा था? तो ये कहा था डिमॉक ने। किसने कहा था? डिमॉक ने ही कहा था। अगले क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक विज्ञान को शक्ति का विज्ञान माना है? क्या शक्ति के विज्ञान? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा कैटलिन ने। अगला सवाल है किस विचारक का संबंध राजनीतिक पतन शब्द के साथ है? तो राजनीतिक पतन शब्द के साथ किस विचारक का संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा हंटिंगटन। तो देखिए एक बार देख लेते हैं इसको भी। डेविड स्टन का जो संबंध है वो किससे है? राजनीतिक सिद्धांतों के हास की संकल्पना के विकास से। जबकि हंटिंगटन का संबंध किससे है? राजनीतिक पतन से। डेविड एप्टर का संबंध किससे है? राजनीतिक आधुनिकीकरण से। जबकि पावेल का संबंध किससे है? संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत एवं सांस्कृतिक संस्कृति से। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत का प्रभावी समर्थक है? किसका? शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत का सबसे प्रभावी समर्थक कौन सा है? तो उसका आंसर आएगा दांते जार्मिनो। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। सवाल था कि यूनेस्को ने राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया था? तो इसका आंसर आएगा 1948 में। अगले सवाल पर आते हैं। राजनीतिक शास्त्र के पिता माने जाते हैं तो कौन माने जाते हैं? अरस्तु। यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है। देखिए सबसे पहले एक थे सुकरात, जिन्हें इंग्लिश में सोक्रेटिस बोलते हैं। इनके एक शिष्य थे जिसका नाम था प्लेटो। प्लेटो के बाद में आए थे फिर इनके भी एक स्टूडेंट थे या कहीं शिष्य थे, उनका नाम था अरस्तु। फिर इनका भी एक शिष्य था, उसका नाम था सिकंदर। ये वही सिकंदर है जिसने पूरी दुनिया पर कब्जा किया था। ये एक राजा था। तो सुकरात एक गुरु थे जो हमेशा राज्य की आलोचना करते थे, क्योंकि इनके टाइम पे जो राज्य था बहुत खराब था। मतलब कि राजा जो थे वो अपने चलाया करते थे। तो इनको जहर का प्याला देकर इनको मार दिया गया था, मृत्युदंड दे दिया गया था। तो इसका बुरा इफेक्ट पड़ा था प्लेटो पे। तो प्लेटो ने भी हमेशा राज्य की आलोचना ही की। इनको जो हम जानते हैं वो राजनीतिक दर्शन के जनक के रूप में हम इनको जानते हैं। जबकि अरस्तु को क्या मानते हैं हम? राजनीतिक सिद्धांत के पिता के रूप में इनको हम जानते हैं। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। 38 क्वेश्चन। अगले सवाल पर आते हैं। 38 क्वेश्चन है। 38 क्वेश्चन। राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत राज्य और सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक विज्ञान की यह परिभाषा किस विचारक ने दी है? तो इसका नाम हो जाएगा गिलक्राइस्ट ने ये विचारधारा दी है कि जो राजनीतिक विज्ञान है इसके अंतर्गत हम राज्य का और सरकार के अध्ययन करते हैं। ये परिभाषा किसने दी है? गिलक्राइस्ट ने ये परिभाषा दी है। चलिए अगले सवाल पाते हैं। 39 क्वेश्चन। 39 क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे? हमसे पूछा है कि राजनीतिक शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है। मतलब इसका प्रारंभ भी और इसका अंत भी राज्य के साथ ही होता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है गार्डनर का। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। सवाल पूछा है हमसे अगला कि परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का निम्न में से कौन लक्षण नहीं है? तो लक्षण नहीं है, ये पूछा है कि कौन सा लक्षण नहीं है। तो एक बार इसको भी देख लेते हैं। इसका अमूर्त स्वरूप, भाई परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत जो होता है या कहीं परंपरागत राजनीतिक विज्ञान जो होता है उसका एक लक्षण अमूर्त स्वरूप होता है, ये तो ठीक है। काल्पनिकता भी होती है, ये भी ठीक है। दार्शनिकता पर बल देते हैं, हाँ ये भी ठीक है। तथ्यों के अध्ययन पर बल नहीं, तथ्यों के अध्ययन पर बल नहीं देते। भाई ये जो देता है ये आधुनिक देता है, आधुनिक वाला।
तो इसका मतलब वो कौन सा लक्षण नहीं है, तो आंसर क्या जाएगा इसका, डी इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। 41 क्वेश्चन। 41 क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे, हमसे पूछा है कि किसने कहा कि इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं और राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं। तो ये किसने कहा था, ये कहा था सीले ने। अगले सवाल पे आते हैं कि कौन सा समुच्चय राजनीतिक विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है, किसको, राजनीतिक विज्ञान के विषय क्षेत्र को क्या करता है, परिभाषित करता है। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा डी, मतलब राज्य करता है, मूल्य, सरकार, निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल। अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर है कैटलिन 43। तो कैटलिन के अनुसार राजनीतिक विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है, तो राजनीतिक विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है किसके अकॉर्डिंग, कैटलिन के अकॉर्डिंग। तो इसका आंसर क्या रहेगा 43 का, इसका रहेगा शक्ति का अध्ययन। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल पूछा है हमसे, किसने कहा यह किसने कहा कि कौन, क्या, कब और कैसे प्राप्त करता है, यह राजनीति का विषय है। तो इसका आंसर आ जाएगा लॉसवेल। 45 क्वेश्चन पूछा है हमसे, राजनीतिक मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है। जो राजनीति है ये मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की एक प्रक्रिया है। ये किसने कहा था, तो ये हेरोल्ड लॉसवेल ने ये कहा था। चलिए हम अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल 46 सवाल पूछा गया है कि जब मैं राजनीति विज्ञान शब्द के शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों के एक समूह को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों पर नहीं बल्कि शीर्षक पर खेद होता है। ये कथन किसने कहा था, तो ये कथन कहा था मैटलैंड ने। तो इसको समझते हैं एक बार। देखिए मैटलैंड ने ऐसी मजाक मतलब कि व्यंग भाषा में कहा था कि जब मैं राजनीति विज्ञान के शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं बल्कि शीर्षक के प्रति खेद होता है। जबकि अरस्तु जो है, अरस्तु वो इसे सर्वोच्च विज्ञान कहते हैं। बर्नसॉ इसे मानवीय सभ्यता को सुरक्षित रख सकने वाला विज्ञान कहते हैं। अगले सवाल पर आते हैं। 47 क्वेश्चन है। 47 क्वेश्चन क्या पूछा है कि राजनीतिक विज्ञान समाजशास्त्र का वह भाग है जिससे में राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। ये कथन किसका है, तो इसका आंसर रहेगा पॉल जेनेट का। पॉल जेनेट ने कहा है जो राजनीतिक विज्ञान है ये समाजशास्त्र का ही एक भाग है जिसमें हम राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों पर विचार करते हैं। तो ये किसने कहा था, पॉल जेनेट ने। चलिए हम 48 वाले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। निम्नलिखित चिंतनकों में से किसने राजनीति विज्ञान को प्रमुख विज्ञान कहा है, अभी पढ़ा है पीछे, तो क्या आएगा इसका आंसर। निम्नलिखित चिंतनकों में से किसने राजनीति विज्ञान को प्रमुख विज्ञान कहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा अरस्तु ने। अगले सवाल पर आते हैं। 49 क्वेश्चन क्या पूछा है कि नागरिक शास्त्र की उत्पत्ति सिविक और सिविटॉज से हुई है, यह कौन सा शब्द है, तो इसका आंसर आ जाएगा लैटिन शब्द। 50वें क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या पूछा है, राजनीतिक शब्द की उत्पत्ति पोलिस से हुई है, तो ये कौन सा वर्ड है, तो ये एक ग्रीक वर्ड है। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है 51 क्वेश्चन। तो हमें कुछ यहाँ पे सूचियाँ दे रखी हैं और हमें इसको मिलाना है। चलिए मिला के देखते हैं एक बार पहले। तो पहला है दर्शन शास्त्र। तो दर्शन शास्त्र का जो आ जाएगा वो आ जाएगा मन। तो इसका क्या आ जाएगा, दर्शन शास्त्र का आ जाएगा मन। तो पहले का 4, तो पहले का आ जाएगा 4। चलिए अगले पे आते हैं। अगला है राजनीतिक शास्त्र, तो इसका आ जाएगा शक्ति, तो दूसरे का आ जाएगा 3। अगला है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का संबंध है किससे, व्यापार से, 2। समाजशास्त्र, इसका संबंध किससे है, स्तर विन्यास से, 1। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। अच्छा अगले सवाल पर आते हैं 52 क्वेश्चन पे। 52 क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हमसे पूछा है कि नागरिक शास्त्र के शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य है अपने नागरिक और उच्च श्रेणी का नागरिक चरित्र उत्पन्न करना है।
ये किसने कहा था? तो इसका आंसर आ जाएगा बर्निंग एंड बिनिंग ने। बिनिंग एंड बिनिंग ने। तो बिनिंग एंड बिनिंग ने कहा था कि नागरिक शास्त्र के शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य अपने नागरिक और उस श्रेणी का नागरिक चरित्र उत्पन्न करना है। चलिए 53 क्वेश्चन पे आते हैं। 53 क्वेश्चन क्या है कि किसने कहा कि नागरिक शास्त्र अधिक और कम मानव ज्ञान की वह उपयोगी शाखा है जो नागरिक से संबंधित प्रत्येक चीज का वर्णन करती है। तो ये कहा था गार्डनर ने। तो गार्डनर ने क्या कहा था कि नागरिक शास्त्र अधिक और कम मानव ज्ञान की वह उपयोगी शाखा है जो नागरिक से संबंधित प्रत्येक चीज का वर्णन करती है। चलिए 54 क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। क्या है 54 क्वेश्चन? हमसे पूछा है कि किसने कहा कि नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान है और दर्शन है। तो ये किसने कहा था? प्रोफेसर पुनताम बेंकर ने ये कहा था। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। क्या पूछा है कि राजनीति के अध्ययन में सबसे केंद्रीय सिद्धांत क्या है? तो राजनीति के अध्ययन में सबसे केंद्रीय सिद्धांत कौन सा है? सबसे केंद्रीय सिद्धांत कौन सा है? तो इसका आंसर आ जाएगा राज्य। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल जो है वो है डेविड ईस्टन वाला। तो क्या पूछा है हमसे? हमसे पूछा है कि डेविड ईस्टन के अनुसार निम्न में से कौन सी राजनीतिक व्यवस्था में नियामक कार्यविधियां होती हैं? तो ऐसी कौन सी राजनीतिक व्यवस्था है? ऐसी कौन सी राजनीतिक व्यवस्था है जहां पर नियामक कार्यविधियां हमें देखने को मिलती है? तो इसका आंसर आ जाएगा सामाजिक सांस्कृतिक मानदंड। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या पूछा है? हमसे पूछा है अगला कि राजनीति विज्ञान में व्यवहार क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि व्यवहारिक क्रांति के जनक के रूप में हम किसको जानते हैं? तो डेविड ईस्टन को जानते हैं। 58 के बाद में 59 क्वेश्चन क्या पूछा है? ईस्टन ने वर्ष 1969 में राजनीति विज्ञान में किस प्रकार अपने प्रचंड संशोधन का वर्णन किया? तो इसका आंसर आएगा वास्तविक क्रांति के रूप में। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। 59 क्वेश्चन है। क्या पूछा गया हमसे कि कुछ कथन दे रखे हैं, हमें बताना है ये सही है या गलत है। चलिए देख लेते हैं एक बार पहले कि अभिकथन बोलता है हमसे कि 1950 के दशक में विकास के सिद्धांत यथा व्यवहारवाद एक सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत प्रतिमान के रूप में कभी विकसित नहीं हो पाया क्योंकि वे स्थानीय रूप में समाहित सीमित रह गए थे। सही बात बोल रहा है बिल्कुल ये। उनका उद्भव शीत युद्ध के दौरान हुआ और परिणाम स्वरूप पक्षपातपूर्ण था। बिल्कुल सही बात बोल रहा है। अब चेक करते हैं सही है या नहीं है। देखिए जब भी कथन करने वाले सवाल आते हैं तो इसको अगर हमें जोड़ना हो तो जोड़ने के लिए इसको मैं क्योंकि लगा के जोड़ देते हैं और फिर देखते हैं। 1950 के दशक में विकास के सिद्धांत यथा व्यवहारवाद एक सार्वभौमिक रूप में स्वीकृत प्रतिमान के रूप में कभी विकसित नहीं हो पाया क्योंकि वे स्थानीय रूप में समाहित रह गए क्योंकि उनका उद्भव शीत युद्ध के दौरान हुआ था तथा परिणामस्वरूप पक्षपातपूर्ण था। तो ए और आर दोनों सही हैं और व्याख्या भी इनकी सही करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 60 पे। तो क्या पूछा गया है हमसे? तो हमसे पूछा है कि किसने कहा था कि राजनीतिक मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है? कितनी बार पढ़ चुके हैं? क्या आएगा इसका आंसर? डेविड ईस्टन। तो इसका आंसर क्या रहेगा? डेविड ईस्टन। चलिए 61 क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है पूछा है हमसे कि डेविड ईस्टन के आगत निर्गत विश्लेषण के मुख्य चर क्या थे? किसके? आगत निर्गत की विश्लेषण के मुख्य चर कौन कौन से हैं? मांग है, समर्थन है, पुनर्निवेश है। तो क्या रहेगा इसका आंसर? डी इसका आंसर आ जाएगा। चलिए 62 क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। क्या पूछा है? निम्नलिखित में से किस स्कूल द्वारा, वो कौन सा स्कूल था जिसने व्यवहारवाद की आधारशिला रखी थी? तो किसने रखी थी? शिकागो स्कूल ने इसकी आधारशिला रखी थी। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। हमसे पूछा है कि ईस्टर्न और डेनिस के अनुसार निम्नलिखित में से आरंभिक स्तर पर राजनीतिक सामाजिक की प्रक्रिया में एक स्तर है। तो पहला, कुछ सत्तावादी शासकों को बढ़ावा देने के लिए नहीं, गलत। आर्थिक विकास को आधार देने के लिए नहीं। व्यवहारिक दृष्टिकोण का सूक्ष्म विश्लेषण और राजनीतिक समाजशास्त्र के वृहद विश्लेषण के बीच खाई पाटने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। दमनकारी राजनीतिक शासकों के खिलाफ क्रांतिकारी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने के लिए नहीं, ये भी गलत है।
राष्ट्रीय विधायिका, न्यायपालिका और मतदान के व्यवहार की तरह अव्यक्तिक राजनीतिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। 64 क्या पूछा है हमसे? तो हमसे पूछा है नगर राज्य जो ये शब्दावली है किससे संबंधित है? तो यह है प्राचीन यूनान से। अगले सवाल पर आते हैं। 65 क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि डेविड स्टन द्वारा व्यक्त निम्न सुविधाओं में से कौन सा सोच के व्यवहारिक स्कूल को परिभाषित नहीं करता। आदर्श सिद्धांत इसका आंसर है। 66 क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे? हमसे पूछा है राजनीति विज्ञान में व्यवहारिक क्रांति के जनक के रूप में किसे जानते हैं? भाई कई बार पढ़ चुके, क्या आएगा इसका आंसर? डेविड स्टन। चलिए 67 क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। क्या पूछा है? निम्नलिखित में से किसका कथन है कि राजनीतिक व्यवहार का अर्थ बौद्धिक प्रवृत्ति तथा ठोस शैक्षणिक आंदोलन दोनों है? तो क्या आएगा इसका आंसर? डेविड स्टन। भाई ये डेविड स्टन ने कहा था कि जो राजनीतिक व्यवहार का अर्थ है वो बौद्धिक प्रवृत्ति और ठोस शैक्षणिक आंदोलन दोनों है। चलिए अगले सवाल पाते हैं। 68 क्वेश्चन क्या पूछा है? हमसे पूछा है इसका कि डेविड स्टन ने मांगों के संदर्भ में आगत के 4 प्रकारों की पहचान की है। वे कौन कौन से हैं? तो व्यवहार का विनिमय है, राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी ये भी है, वस्तु और सेवाओं का आवंटन ये भी है, संप्रेषण और सूचना ये भी। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ए इसका आंसर आ जाएगा। चलिए 69 क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देख लेते हैं एक बार। पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत अनुशासन मूलक और मानकीय है। भाई ये तो सही है। वो जो पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत होता है वो अनुशासन मूलक और मानकीय होता है, ठीक है। व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत एकरूपताओं और नियमितताओं से जुड़ा होता है, ये भी ठीक बात बोल रहा है। उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत कार्रवाई और संगतता से जुड़ा होता है, ये भी ठीक बात है। क्या बचा हमारा? इसका आंसर आ जाएगा फिर डी। एक बार पढ़ लेते हैं इसको भी, क्या है इसको। तो उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत समग्रतात्मक नहीं है। हाँ, तो यही गलत है। तो आंसर क्या रहेगा इसका? आंसर आ जाएगा इसका डी। अगले सवाल पे आते हैं। सवाल पूछा है हमसे 70वां क्वेश्चन क्या है कि राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन के व्यवहारवादी उपागम के विकास के लिए उत्तरदायी राजनीतिक वैज्ञानिक कौन था? राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन के व्यवहारवादी उपागम के विकास के लिए उत्तरदायी राजनीतिक वैज्ञानिक कौन था? तो इसका आंसर आ जाएगा डेविड स्टन। 71 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से 2 कथन सही हैं? कोई 2 कथन सही हैं, देख लेते हैं एक बार कौन कौन से पूछे। तो पहला क्या पूछा है? पहला पूछा है ऑगस्टस काम्टे के अनुसार प्रेक्षण, प्रयोग व तुलना मुख्य विधियां हैं, सही बात है। बर्नसली के अनुसार दार्शनिक और ऐतिहासिक विधियां सही विधियां हैं, ये भी सही बात है। समकालीन समय में बहुत कम विचारक व्यवहारवादी व आज्ञात्मक विधियों का उपयोग करते हैं, नहीं ये तो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। और जॉन रॉल्स ने निगनात्मक व मतग्राही विधियों का उपयोग किया था, गलत है। तो किसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। और भी 2 ठीक है इसके। 72वें क्वेश्चन पे आते हैं। क्या पूछा है हमसे? तो हमसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक व्यवहारवादी की विशेषता नहीं है? याद से देखना, विशेषता नहीं है किसकी? राजनीतिक व्यवहारवाद की। चलो तो पहला कथन पढ़ते हैं इसका। पहला है अनुभववाद, भाई ये है। अंतर्विषयक दृष्टिकोण, ये भी है। अगला है राजनीतिक मूल्यों को प्राथमिकता नहीं, राजनीतिक मूल्यों को प्राथमिकता नहीं देते, तो ये गलत है। वैज्ञानिक पद्धति, तो वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल होता है, ठीक। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर सी, इसका आंसर आ जाएगा सी, क्योंकि हमसे विशेषता नहीं पूछ रहा है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। 73 क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे? 73 क्वेश्चन तो ये पूछा है कि एक तरफ दे रखे हैं सिद्धांतकार और एक तरफ दे रखे हैं उपागम, तो इन्हें हमें सही मैच करना है। तो पहला आता है सेबाइन। सेबाइन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है ऐतिहासिक उपागम से।
तो सेवाइन का संबंध किससे है? ऐतिहासिक उपागम से। अगला है जॉर्ज कैटलिन। जॉर्ज कैटलिन कौन है? सामाजिक वैज्ञानिक उपागम से संबंध इसका। लियो स्ट्रॉस, इसका है दार्शनिक उपागम से। और ग्राहम ब्लास, ये कौन है? मनोवैज्ञानिक उपागम से। क्या रहेगा इसका? 1 2 3 4, तो इसका ये आंसर आ जाएगा। चलिए 74 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या पूछा है 74 क्वेश्चन? तो हमसे पूछा है कि प्रासंगिकता के सिद्धांत का संबंध है तो मार्क्सवाद से, उदारवाद से, उत्तर व्यवहारवाद से या फिर व्यवहारवाद से। देखिए इसका आंसर आ जाएगा उत्तर व्यवहारवाद। तो देखो प्रासंगिकता का संबंध जो होता है वो किससे होता है? उत्तर व्यवहारवाद से होता है। चलिए 75 क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। क्या पूछा है कि संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम के अनुसार एक राजनीतिक व्यवस्था कितने प्रकार के कार्यों को करती है? तो कोई एक राजनीतिक व्यवस्था जो होती है वो कितने प्रकार के कामों को करती है? तो कितने करती है? 7 प्रकार के कामों को करती है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। 4 6 8, इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं दे रखा, तो इसका आंसर क्या रहेगा? 7 प्रकार, ये इसका आंसर आ जाएगा। एक बार इसको देख लेते हैं। संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम के अनुसार प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था 7 प्रकार के काम करती है। 4 आगत कार्य होते हैं जबकि 3 निर्गत कार्य होते हैं। याद रखना है ये सवाल, 7 करती है 7। चलिए 76 क्वेश्चन। क्या पूछा है हमसे कि संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत का संबंध है राज्य के भविष्य से? गलत। राज्य के उद्देश्य से? ये भी गलत। अगला है राज्य की कार्यविधि से? हाँ, राज्य की कार्यविधि से, ये ठीक है। और अधिपति से? ये भी गलत है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? सी का आंसर आ जाएगा। चलिए 77 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्या पूछा है कि कौन निवेश निर्गत सिद्धांत से संबंधित है? बस ये सब जानते हैं, ईस्टर्न, डेविड ईस्टर्न से संबंधित है। अगला 78 क्वेश्चन। राजनीतिक व्यवस्था की संरचनाओं और प्रक्रियाओं के आधार पर कौन व्यय करता है? तो जो राजनीतिक व्यवस्था है इसकी संरचनाओं के आधार पर और प्रक्रिया के आधार पर कौन व्यय करता है? तो वो करता है आमंड। किसने माना है कि राजनीतिक मूल्यों का आधिकारिक निर्धारण है? कई बार पढ़ चुके हैं, कई बार सवाल आ चुका है ये। तो क्या आएगा इसका आंसर? ईस्टर्न ने ऐसा माना है। अगले सवाल पाते हैं। अगला सवाल है कि व्यवहारवाद शब्द का सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? जो व्यवहार शब्द है इसका इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? तो जेबी वॉटसन ने। अगले सवाल पर आते हैं। 81 क्वेश्चन। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति प्रारंभ करने के लिए व्यवहारवाद पर सर्वप्रथम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो उत्तर व्यवहारवाद क्रांति प्रारंभ करने के लिए व्यवहारवाद पर सबसे पहले आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डेविड ईस्टर्न द्वारा। प्रासंगिकता का सिद्धांत का संबंध है व्यवहारवाद से, उदारवाद से, मार्क्सवाद से या उत्तर व्यवहारवाद से? तो आंसर आ जाएगा इसको उत्तर व्यवहारवाद से। जब भी हम बात करते हैं ना प्रासंगिकता का सिद्धांत, तो इसका संबंध किससे होगा? हमेशा उत्तर व्यवहारवाद से इसका संबंध होगा। अगला 83 क्वेश्चन। तो हमसे पूछा है किसने माना है कि राजनीति मूल्यों का आधिकारिक निर्धारण है? कई बार पढ़ चुके हैं। क्या आएगा इसका आंसर? ईस्टर्न। निम्नलिखित में से कौन निवेश निर्गत सिद्धांत से संबंधित है? निवेश निर्गत सिद्धांत से संबंधित है तो कौन है? डेविड ईस्टर्न। सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ पढ़ा था, इसको भी हमने। कौन है इसके लेखक? जल्दी बताओ, आप बताओ अपने आप। 85 का आंसर क्या आएगा? तो डेविड ईस्टर्न। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता नहीं है? ये बात याद रखनी है आपको कि नहीं पूछा गया है। तो क्या रहेगा इसका? देख लेते हैं एक बार। महान मुद्दों का अध्ययन करता है, मानव व्यवहार का अन्वेषण करता है। तो ये तो गलत सा लग रहा है मुझे, ये 86 ये नहीं हो सकता, तो इसका ये गलत हो जाएगा, ये वाला गलत। आदर्श राज्य का विषय करता है, ये करता है। दार्शनिक ग्रंथ ये भी करता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका 20 का आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर 20 का आंसर आ जाएगा।